हेलो एवरीवन, आई एम यू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 80। यूं ही एक हफ्ता बीत गया। इस बीच रिवा और वंश एक दूसरे से बातें तो कर रहे थे, लेकिन उनके बीच एक कसक सी आ गई थी जिसे वंश बखूबी महसूस कर पा रहा था। वहीं रिवा उसे चाहकर भी अपने दिल से निकाल नहीं पा रही थी। वो भले ही वंश का ख्याल रख रही थी, उसकी हर जरूरत का ख्याल रख रही थी, उसकी परवाह कर रही थी, पर उसकी आंखें उसकी नाराजगी भी बखूबी जता रही थी। बीते एक हफ्ते में वंश की हालत काफी सुधर चुकी थी, इसलिए आज उसका डिस्चार्ज होने को आया। दर्श और रिवा उसे घर लेकर जाने वाले थे। वहीं बाकी सब लोग घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। दर्श पेपर्स पर फॉर्मेलिटी पूरी करने गया था। वहीं रिवा उसकी सारी चीजें बैग में डाल रही थी और वो बस एकटक उसे देखे जा रहा था। तभी वो वंश के पास से कुछ सामान लेने आई तो उसने उसका हाथ थाम लिया, जिस पर रिवा उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा, मुझे सब कुछ पैक करना है, फिर हमें जाना भी तो है ना। इस पर वंश अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए बोला, तब तक तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम आज मुझसे बात नहीं कर लेती, क्योंकि इस बार मैं घर के अंदर तुम्हारे साथ मोहब्बत भरे एहसासों में जाना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारी नाराजगी में। ये सुन रिवा नजरें उठाकर वंश को देखने लगी तो वंश ने उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, जानता हूँ गलत किया मैंने, मानता हूँ बहुत गलत था तुमसे छुपाना तुम्हारे खुद के पिता की मौत के बारे में। पर कभी मेरी जगह खुद को रखकर देखो कि जब मैं जिंदगी और मौत के बीच था तो तुम्हें तकलीफ हुई होगी ना। तो सोचो अगर मैं तुम्हें बता देता जिस पर तुम अपना आपा खोकर कुछ करती और इस बीच तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कितनी तकलीफ से गुजरता। इसलिए इसे तुम मेरा स्वार्थ समझो या अपने लिए प्यार, पर मैं तुम्हें कुछ होते हुए नहीं देख सकता। उसके लिए भले ही तुम्हारी नाराजगी झेलनी पड़े या तुमसे झूठ बोलना पड़े। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय नजर आ रहा था। उसकी नजरों में अपने लिए ऐसी मोहब्बत देख रिवा की आंखों से आंसू बह निकले और वो उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, क्या लगता है आपको आसान है मेरे लिए ये सब? नहीं, पर क्या करूं ये जानकर भी कि आप गलत नहीं, आपको सही नहीं ठहरा पा रही। और दूसरी बात, जिस दर्द की आप बात कर रहे हैं ना, कभी नहीं चाहूंगी कि आप उससे गुजरे, क्योंकि उस ओटी के अंदर जो होता है वो भले ही बेहोश हो, पर बाहर खड़ा इंसान जो उससे मोहब्बत करता है वो पल पल उस दर्द को 100 गुना ज्यादा महसूस करता है। और ये कहते हुए वो अपनी आंखों में मोहब्बत और नाराजगी के मिले जुले भाव लिए वंश को देख रही थी, जिसे देख वंश उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामकर उसकी आंखों में आंखें डाल बड़े प्यार से बोला, मानता हूँ गलती बहुत बड़ी है मेरी, लेकिन आखिरी बार मौका दे दो। इस बार नाराजगी को पीछे छोड़कर चलते हैं ना, क्योंकि जिंदगी और मौत का भरोसा नहीं है। कब कौन साथ छोड़ दे और कब कौन गले लगा ले, इन दोनों में से पता नहीं चलता। इसलिए बस इस बार के लिए इस बात को जाने दो। अगली बार से मैंने अगर ऐसा कुछ किया तो चाहे जिंदगी भर नाराज रह लेना, उफ तक नहीं करूंगा। उसने ये बात इतने प्यार से कही थी कि रेवा की नाराजगी वहीं हार मान चुकी थी उसकी मोहब्बत से, और अगले ही पल उसने वंश को कसकर गले से लगा लिया। वो उसके सीने से लग जोर जोर से रोते हुए बोली, ये नाराजगी मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन अभी भी मुझे ये शिकायत है कि मेरी जगह मौत को गले लगाने की क्या जरूरत थी? कुछ हो जाता अगर आपको तो। जानते हैं क्या हालत थी मेरी बाहर जब डॉक्टर कह रहे थे कि आपकी कंडीशन खराब हो रही है। पर नहीं, आपको तो क्या फर्क पड़ता है, आपको सब अपने ऊपर लेना है, सारी मुश्किलें खुद झेलनी है। जिसे सुन वंश ने उसे थोड़ा दूर किया और उसके आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा कर बोला, बस मेरी झांसी की रानी, बस शांत हो जाओ अब। और रही बात गोली अपने ऊपर लेने की, तो क्या देखता रहता कि वो तुम्हें लग जाए? नहीं ना। वैसे भी तुम कहती हो ना खाटू श्याम जी सब सही करते हैं, तो तुम्हें उन पर भरोसा था और मुझे तुम्हारे भरोसे पर। इसलिए देखो ठीक से खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, और आगे भी हमेशा ठीक ही रहूंगा। तुम हो ना हर बार उन्हें रिश्वत देकर या डरा धमकाकर मुझे बचाने वाली। और ये कहते हुए उसने उसके माथे पर अपने लब रख दिए, जिसके एहसास को महसूस करते हुए रिवा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। वो दोनों इस पल में खोए हुए ही थे कि तभी उन्हें किसी के गले को साफ करने की आवाज आई, जिसे सुनकर दोनों एक दूसरे से दूर हुए और दरवाजे की तरफ देखने लगे तो पाया कि दर्श अपने हाथ बांध के उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। ये देख रिवा शर्मा कर उठी और सामान फिर से ठीक करने में लग गई। वहीं वंश उसकी ओर देखते हुए मन में बोला, बेटा बन ले मेरे कबाब में हड्डी, पर इतना याद रखना तेरा कबाब भी बिना हड्डियों के रहने नहीं देना मैंने। और ये सोचते हुए वो बस दर्श को घूरे जा रहा था। तभी दर्श उसके पास आकर धीरे से बोला, इतना भी मत घूर मेरे भाई, तेरी बीवी मैं नहीं मेरी बहन है जो वहाँ काम कर रही है। वैसे भी मेरे जैसे इंसान से दुश्मनी ना तुझे भारी ही पड़ेगी।
आखिर तेरा साला हूँ, तो जीजागिरी तो तुझे निभानी पड़ेगी। जिसे सुनकर वंश बुरी तरह चिढ़ रहा था। वहीं दर्श की मुस्कान उस पर आग में घी डालने वाला काम कर रही थी। लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही रिवा उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, अब आप दोनों को जो भी बात करनी है घर पर करिएगा। चलिए सब पैक हो गया है। जिसके बाद वो सब वहां से घर के लिए निकल गए। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।